ओके, सो नाउ प्लीज लिसन, इस कोड का हमारे पास में एक और चैप्टर है जिसका नाम है एम्प्लॉय कंपेंसेशन। बस 2 और चैप्टर बचे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, रुको। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ये कोड चालू किया था ना, इसके अंदर हमने क्या बात किया था, जैसे एज ऑलवेज हमारे कोड के अंदर कुछ एक्ट्स को समराइज किया हुआ है, ठीक है, सब सम किया है या रिपील करके हमने कोड बनाया है। वैसे अगर आप कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी देखोगे तो इसमें हम लोगों ने कौन से कितने एक्ट को सबसम्ड करके ये कोड बनाया। तो यहाँ पे कितने एक्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, 9 एक्ट्स आर देयर, ठीक है। लेकिन हम ना अपने सिलेबस में सारे के सारे 9 चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे, बराबर। देखो आईसीएसआई को थोड़ी सी दया आ गई आप पे, उन्होंने बोला कि 3 चैप्टर है ना हम लोग इस कोड के, हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बट फॉर योर नॉलेज यू विल हैव टू रिमेम्बर, थर्ड वाला जो कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स है, कितने एक्ट समराइज किए गए, 9 एक्ट्स हैव बीन समराइज। समझ आया। अब जब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ना, तब आपको उसमें बीच में एम्प्लॉय एक्सचेंजेस वाला चैप्टर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में ये वाला चैप्टर नहीं है। कोड में बेयर एक्ट में है, अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। देन अगर आप लोग देखोगे ये दोनों, तो ये भी नहीं दिखेंगे। सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस, ठीक है। तो अपने लिए 3 चैप्टर्स कम हो गए। तो अब अपना जो मेन चैप्टर बाकी है वो एक है आपका एम्प्लॉय कंपेंसेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ठीक है। नाउ इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा व्हाट इज एम्प्लॉय कंपेंसेशन। जब हम लोगों ने ये कोड चालू किया था तब हम लोगों ने ना एप्लीकेबिलिटी दिखी थी इस कोड की, अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग एप्लीकेबिलिटी थी, ईएसआई के लिए, ईपीएफ के लिए, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट, वैसे, ठीक है। सो हमने ये बोला था जिस जगह पे ईएसआई वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जिस एस्टैब्लिशमेंट में ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे हम लोग आते हैं एम्प्लॉय कंपेंसेशन वाले चैप्टर में, बराबर। तो इसको ध्यान रखने के लिए मैंने इसके लिए यहीं पे लिख दिया है, does not apply to that place. ESI, employee compensation will not apply to that place to which the establishment are already covered under chapter number 4. And what is that chapter number 4? Your ESI. समझ आया। अगर हम ESI में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। अगेन दोनों चैप्टर के बेनिफिट एक साथ नहीं लिए जा सकते, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा ESI याद करना पड़ेगा, तब इस चैप्टर का बेस बनेगा। हमने वहां पे क्या बोला था, ESI किस पर्पस के लिए मिला था, सिम, विच इज सिकनेस, इंजरी, मैटरनिटी बेनिफिट। इस पे भी हम लोग अगर सिर्फ सिकनेस और इंजरी पे फोकस करते हैं तो सिकनेस के लिए लिखा था वो सारी बीमारी जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ठीक है, जो सारे एक्सीडेंट जिनकी वजह से डेथ या डिसेबलमेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट होने चाहिए अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर लास्ट वाला लेक्चर याद करोगे, जब ईएसआई पढ़ रहे थे, बहुत सारे प्रोविजन थे, सबसे बड़ा चैप्टर था वो, उसमें ना 2 टॉपिक हमने पढ़े थे। एक ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी होती है, शेड्यूल नंबर 3 में लिखी है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। उसमें भी और ध्यान से याद करोगे तो पार्ट बी में लिखा था जिसमें हमारे वर्कर ने 6 मंथ्स के लिए काम किया रहेगा, कम से कम 6 महीने के लिए काम किया रहेगा, वो आपकी शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। ओके, देन आप लोगों ने दूसरा एक क्वेश्चन किया था, देखो मैं आपको वापस दिखाती हूँ, शेड्यूल नंबर 3। सी आ गया, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, पार्ट ए दिख रहा है, पार्ट बी दिखा एंड पार्ट सी, ठीक है। वाई आई एम शोइंग यू दिस थिंग अगेन, बिकॉज आप चाहे ईएसआई के अंदर सिकनेस बोलो, एक्सीडेंट बोलो, कि आप एम्प्लॉय कंपेंसेशन के अंदर बोलो, जो ऑक्यूपेशनल डिजीज और जो फैक्टर्स हम लोगों ने एक्सीडेंट के लिए लगाए थे, बोले थे, सेम टू सेम फैक्टर्स यहाँ पे भी आएंगे। तो अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज आप बोल रहे हो, अगर ईएसआई के अंदर बोल रहे हो, तो भी हम लोग शेड्यूल 3 में जाएंगे, अगर हम एम्प्लॉय कंपेंसेशन में बोल रहे हैं तो भी शेड्यूल 3 में जाएंगे, ठीक है। अगर हमने एक्सीडेंट की बात की थी तो वहां पे ना आपने एक हेडिंग पढ़ा था, प्रिजम्पशन एज टू अबाउट द एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कब हम वो एक्सीडेंट को बोलते हैं अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफ देयर इज अ नेक्सस, नेक्सस का मतलब कनेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सीडेंट। अब कनेक्शन कैसे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो क्या बात किया था आपने कि अगर हम घर से निकले और कुछ दूर चलते ही हम लोग ऑफिस के लिए निकले और सपोज हमारे एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, और इसमें आएगा एक्सीडेंट के अंदर ये
हमारा एम्प्लॉय घर से निकला, कुछ दूर चला, मूवी देखने चला गया, उसके बाद वो घूम फिर के मस्त किसी से मिलजुल के बाद में आता है और ऑफिस में काम करने के लिए, और उसके बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है. इज देयर एनी नेक्सस इन दिस पर्टिकुलर केस? नो. तो यहाँ पे भी ना ये सारे की सारी सेम चीजें अप्लाई होगी. खाली फर्क क्या हो गया, अगर वो ईएसआई में जाता और उसको नुकसान होता तो वो किस में पैसा लेता? ईएसआई का इंश्योरेंस लेता. अगर वो ईएसआई में नहीं आ रहा बट नुकसान तो हुआ है, फिर भी सिकनेस हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो कहाँ पे पैसा लेगा? तो वो लेगा एज पर एम्प्लॉय कंपेंसेशन. इंश्योरेंस बोलो, कंपेंसेशन बोलो, दोनों ही नुकसान की भरपाई करने के लिए दिया जाता है. बात समझ में आई? तो ये कुछ आप लोगों को फैक्टर्स आएंगे जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. दूसरा, ईएसआई में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर वापस से कंपेंसेशन देगा, तो कंपेंसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है. तो शुरुआत करते हैं विथ योर एम्प्लॉइज कंपेंसेशन. पहला वाला टॉपिक ये बोल रहा है रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स एंड सीरियस बॉडीली इंजरी. सबसे पहले तो द वर्ड फैटल मीन्स दैट वेरी डेडली एंड वेरी डेंजरस, ठीक है. अब क्या करना है, तो हमारे एम्प्लॉयर को अपनी अथॉरिटी को जाके कुछ बताना है, रिपोर्ट देनी है, ठीक है. किस चीज के बारे में रिपोर्ट देनी है? तो एम्प्लॉयर के ही प्रेमाइसिस में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे ना हम वो एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं. अच्छा, अब अगर एक्सीडेंट छोटा मोटा होता तो हम अथॉरिटी को बताने जाते हैं? नहीं. ये एक्सीडेंट की वजह से एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में जो वर्कर काम कर रहे थे उनको सीरियस बॉडीली इंजरी हो गई है या फिर उनकी डेथ हो गई है, ठीक है. मतलब नाम से समझ में आ रहा है एक्सीडेंट एकदम सीरियस नेचर का हुआ है. तो हमारी अथॉरिटी को विद इन 7 days ऑफ दैट एक्सीडेंट अथॉरिटी को जाने का, रिपोर्ट देने की और बताने का कि इतना सीरियस हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में एक्सीडेंट हुआ है और इसकी वजह से हमारे वर्कर को सीरियस बॉडीली इंजरी हुई है या उसकी डेथ हुई है, ठीक है. अब ये बता के क्या हमारा एम्प्लॉयर नोटिस देके बैठ जाएगा कि हाँ मेरी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, ड्यूटी पूरी हो गई? अब अथॉरिटी देखे, जो मला है वो देखे, जिसको बॉडीली इंजरी हुई है वो देखे. क्या करने का इसके बाद? ये बताने के बाद हमारा ही एम्प्लॉयर उनको कंपेंसेशन देगा. और हम अथॉरिटी को क्यों बताने जा रहे थे? ताकि अथॉरिटी भी चेक कर पाए, इंस्पेक्ट कर पाए कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ और हमारा एम्प्लॉयर कंपेंसेशन बराबर दे रहा है कि नहीं. बराबर. तो पहला टॉपिक विच टॉक्स अबाउट रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट. फैटल मतलब वेरी डेडली, वेरी डेंजरस एक्सीडेंट एंड सीरियस बॉडीली इंजरी. एम्प्लॉयर विल गो टू द अथॉरिटी. देखो आ गया कंपिटेंट अथॉरिटी. कितने दिन में जाने का? विद इन 7 days. कौन से केस में जाने का? तो जब उस एक्सीडेंट की वजह से हो गई डेथ या हो गया सीरियस बॉडीली इंजरी. अब डेथ का मतलब समझता है. सीरियस बॉडीली इंजरी मतलब क्या? पहला वाला कोड याद करो, हमने सीरियस बॉडीली इंजरी पढ़ा था. सीरियस बोला तो इतना सीरियस है कि हमारा एम्प्लॉय 20 दिन से भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा. मतलब या तो हॉस्पिटल में एडमिटेड होगा या उसकी सीरियस ट्रीटमेंट चल रही होगी, उसको बोला जाता है सीरियस बॉडीली इंजरी. तो आपको यहाँ पे वो भी बता दिया है. देखो हमारे एम्प्लॉय को काम से छुट्टी लेने की जरूरत पड़ रही है, वो भी 20 दिन से ऊपर, उसको सीरियस बॉडीली इंजरी बोलते हैं. बराबर. तो ये चीज अपने को जाने का और हमारी अथॉरिटी को जाके बताने का. अच्छा, ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? एम्प्लॉयर के ही प्रेमाइसिस में हुआ है. मतलब हम वो बोलेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट या उसकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ है, तो जाओ और कंपिटेंट अथॉरिटी को बताओ. बराबर. अब बताने के बाद में क्या होगा? या तो हमारा एम्प्लॉयर लायबल होगा कंपेंसेशन के लिए या लायबल नहीं होगा. कब लायबल होगा बताओ? वापस से या तो एम्प्लॉय को डिजीज हुआ, जो ऑक्यूपेशनल डिजीज हो, कौन से शेड्यूल के अंदर लिखी होगी? 3rd शेड्यूल के अंदर. या फिर इसका एक्सीडेंट हुआ होगी. ये एक्सीडेंट कैसा? अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कुछ कुछ वर्ड्स को ना एकदम ऐसे गांठ बांध लो, ऐसे अच्छे से याद रख लो. जैसे डेफिनेशन के या कुछ कंसेप्ट के एकदम ऐसे कोर वर्ड्स होते हैं ना, ईएसआई और ये सब चैप्टर में ना ये सारी चीजें एकदम कोर वर्ड्स है, ठीक है, जो तुम्हारे आंसर में आनी चाहिए. तो यहाँ पे भी ना पर्सनल इंजरी या एक्सीडेंट जो भी हमारे एम्प्लॉय का हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी ऑक्यूपेशनल डिजीज और अराइजिंग आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, ऑक्यूपेशनल डिजीज कब बोलेंगे? जब 3rd शेड्यूल में लिखा है. एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब बोलेंगे? जब वो एक्सीडेंट, एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट बाहर निकलो अभी के अभी. चलो लेट्स स्टार्ट. कहाँ पे थे हम लोग? तो वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ, रिपोर्ट्स ऑफ दैट फैटल एक्सीडेंट्स एंड द सीरियस बॉडीली इंजरी. इस केस में हमारा एम्प्लॉयर जाएगा और अपने
कंपिटेंट अथॉरिटी को जाके नोटिस देगा, ठीक है। अब ये नोटिस में ना उन लोगों को ये लिखना, ये बताना है कि हमारे यहाँ पे या हमारे प्रेमाइसेस में ये एक्सीडेंट हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट या तो किसी पर्सन की या वर्कर की डेथ हुई है या सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ है। अभी डेथ का मीनिंग इज क्लियर। सीरियस बॉडीली इंजरी में when that injury is resulting into that loss of worker where he is not able to work for a period of exceeding 20 days, ठीक है। अब अपने एम्प्लॉयर को जागना है और ये चीज बतानी है। अब बता के क्या होगा, देखो, या तो हमारा एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द कंपेंसेशन या फिर इज नॉट लायबल फॉर कंपेंसेशन, ठीक है। अब लायबल कौन सी सिचुएशन में, when there is an occupational disease as per third schedule or where there is an accident arising out of or in the course of employment, ठीक है। अब कब हम बोलेंगे arising out of in the course of employment, when there is a nexus, direct nexus with respect to time, place or circumstances, ठीक है। But when there is no direct nexus with respect to time, place and circumstances, we will say that there is no compensation and the employer is not liable. तो अब cases where the employer is liable, तो हो गया हमारा accident, occupational disease in the course of employment, ठीक है। Now when the employer is not liable, now for example हमारे employer ने अपने सारे workers को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया, सेफ्टी डिवाइसेस दिया जिसको पहन के और जिसको ध्यान में रखते हुए वो काम करेगा, ठीक है। सो ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, एडवाइसेस, डिवाइसेस, एवरीथिंग इज गिवन टू द वर्कर। अब हमारा वर्कर खुद ही ये सारे डिवाइसेस को निकाल के या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करे और काम करे। सेकेंडली, इफ द वर्कर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अल्कोहल और ड्रग, या फिर हमारा वर्कर जानबूझ के एम्प्लॉयर के जो भी इंस्ट्रक्शन और सेफ्टी ऑर्डर्स है उसको नेग्लेक्ट करते हुए, विलफुल डिसओबेडेंस करते हुए काम करता है, डिसओबीडियंस करता है, तो क्या उस केस में भी फिर हमारे एम्प्लॉयर को लायबल बोलोगे? नहीं। जानबूझ के हमारे एम्प्लॉय ने गलती की है, जानबूझ के हमारा एम्प्लॉयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स था, तो इस केस में हमारा एम्प्लॉयर कोई भी लायबिलिटी नहीं लेगा फॉर पेइंग द कंपेंसेशन, ठीक है। तो अब देखो क्या पॉइंट दिए हुए, वेयर दिस इंजरी, अच्छा एक अगर उसको डिसेबलमेंट या इंजरी हुई है ना और वो इंजरी छोटी मोटी है जो 3 दिन से ज्यादा नहीं चली, तो भी हमारा एम्प्लॉयर नॉट लायबल। इफ अवर एम्प्लॉय इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स, अगेन अवर एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल। विलफुल डिसओबीडियंस, जानबूझ के एम्प्लॉयर का कहना नहीं मानना, and last में removal or disregard to the safety or the devices, then we will say that our employer is not liable, ठीक है। Now अब लास्ट वाला पॉइंट देखोगे तो इस वाले पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्या लिखा हुआ है? डीम्ड टू अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा कुछ एक्सीडेंट है जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ही बोलेंगे। अब कंडीशन देखो क्या दी हुई है, एक्ट्स इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ और द ऑर्डर और एक्ट्स विदाउट द इंस्ट्रक्शन, बराबर। ऊपर क्या लिखा था? एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वापस लिख दिया कि एक्सीडेंट ऐसा है जहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल होगा क्योंकि ये एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अभी समझो ये वाले कंडीशन में और नीचे वाली कंडीशन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ना हमारे एम्प्लॉय ने जानबूझ के कुछ बात नहीं मानी है एंड कॉन्ट्राडिक्ट किया है जो हमारा एम्प्लॉयर उसको बोल रहा था, या फिर कुछ ऐसे सीरियस सर्कमस्टेंस उसने की है। बट कभी कभार इट मे हैपन दैट हमारा एम्प्लॉय कुछ इंस्ट्रक्शंस को भूल जाए। 20 इंस्ट्रक्शन दिए, पॉसिबल हो सकता है कि वो 2 इंस्ट्रक्शन भूल गया, या कभी कभार घाई घाई में वो काम करा था, जल्दी जल्दी में काम करा था और उसकी वजह से वो लॉ या ऑर्डर का कंप्लायर नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस केस में ना हम लोग डीम टू अराइज आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। बट प्रोवाइडेड दीज 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला, इट वुड हैव बीन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, एंड दूसरा, एम्प्लॉयर की बिजनेस पर्पस के लिए ही ये काम किया होना चाहिए। समझ आया? तो 3 चीजें, जैसे केसेस देखोगे तो पहला वाला केस इज नॉर्मली वेयर द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द कंपेंसेशन। तो नॉर्मल केस क्या बोलता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज जो 3rd शेड्यूल में लिखी है, एक्सीडेंट जो अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, ठीक है। Now when the employer is not liable, where the employee is under the influence of drugs or any alcohol, where the injury is causing disablement but it is not lasting for a period more than 3 days, or otherwise it has happened that हमारे एम्प्लॉय ने कोई विलफुल डिसोबीडियंस किया है या हम लोगों के सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और डिवाइसेस को निकाल के काम किया है। लेकिन लास्ट वाला कंडीशन बोलता है फिर भी हम मानेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही हुआ है,
क्या चीज हुई है, हमारे एम्प्लॉय ने भले ही फिर काम क्यों ना किया हो, इंस्ट्रक्शंस के फॉलो किए बिना या कॉन्ट्रावेंशन किया हो, बट ये कैसी चीज है, ये ऐसी चीज है जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई और ये जानबूझ के नहीं की है। उधर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल था, इधर विलफुल डिसोबीडियंस नहीं है। समझ आई बात? तो दिस विल बी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल डिजीज और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट कब बोलते हैं? आ गया वापस, वेयर अ पीरियड स्पेसिफाइड फॉर मोर देन और इक्वल टू 6 months, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज। एक्सीडेंट हुआ अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर देयर इज अ नेक्सस, आ गया टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, तो हमारा एम्प्लॉयर लायबल, बट नो कंपेंसेशन वेयर देयर इज नो डायरेक्ट नेक्सस विद द एम्प्लॉयमेंट। समझ आया? नाउ क्या हमारा एम्प्लॉय, जैसे हम लोग बार बार पता है डबल बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, वैसे क्या हमारा एम्प्लॉय इस चैप्टर के अंदर एम्प्लॉय कंपेंसेशन क्लेम करे बिकॉज ऑफ द डिजीज और द एक्सीडेंट, एंड साथ साथ में सिविल कोर्ट में केस भी फाइल करने जाए फॉर क्लेमिंग द कंपेंसेशन एंड द डैमेजेस? क्या दोनों चीजें साथ में मिलेगी? क्या दोनों चीजें साथ में क्लेम हो सकती है? नहीं। तो एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम कंपेंसेशन अंडर दिस चैप्टर ऑल्सो and simultaneously civil damages in the court also। समझ आया? तो ये चीज यहाँ पे आएगी। अब एक और ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहां पे लिखा हुआ है कि हमारा एम्प्लॉयर लायबल होगा। अब कौन से वर्कर के लिए लायबल होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन वर्कर की बात कर रहे हैं, बराबर। अब प्लांटेशन वर्कर के लिए, और ये सर्कमस्टांसेस ना थोड़े से अलग है, अभी तक ऑक्यूपेशनल डिजीज और एक्सीडेंट था, अभी सर्कमस्टांसेस थोड़ा डिफरेंट है, बट ये किसको एप्लीकेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन वर्कर को। तो हमारा एम्प्लॉयर कब लायबल है? अब अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे वर्कर को, प्लांटेशन वर्कर को और उसकी फैमिली मेंबर्स को घर दिया रहने के लिए, ठीक है, अब घर दिया है रहने के लिए और उस घर में कुछ भी जैसे सीलिंग गिर जाती है या कुछ भी ऐसा चीज हो जाता है जिसकी वजह से जो उस घर में रह रहा है उसको डैमेज हुआ, ठीक है, वापस से हमारा एम्प्लॉयर ही लायबल होगा। क्यों लायबल होगा? बिकॉज घर किसने दिया? एम्प्लॉयर ने दिया रहने के लिए। ये सुन के ना एक केस याद आएगा आपको, लास्ट वाले चैप्टर में हमने पता है एक्सीडेंट में एक पॉइंट पढ़ा था, जब एम्प्लॉयर व्हीकल देता है हमारे एम्प्लॉयज को घर से ऑफिस आने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए। अब जरूरी नहीं हमारा एम्प्लॉयर ही ड्राइवर हो, कोई और पर्सन भी आ सकता है। अगर उस व्हीकल में एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हमारा एम्प्लॉयर लायबल होता है, प्रोवाइडेड वो व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ ऐसा ही सिमिलर मिलता जुलता लॉजिक है यहाँ पे। तो प्लांटेशन वर्कर और उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए हमारे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया घर। उस घर में कुछ भी ऐसा हो गया कि सीलिंग गिर गई, टूट गया है, कुछ भी चीज हुआ जिसकी वजह से हमारे वर्कर को और उसके फैमिली मेंबर को नुकसान हुआ, अगेन अवर एम्प्लॉयर इज लायबल, बट दो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पहला, जो उस फ्लैट में रह रहा है या उस घर में रह रहा है उसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट। ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट का मतलब होता है जो घर ऑक्यूपाई करके, मतलब उस घर में रह रहा है, उसकी ही मिस्टेक होगी तो भाई एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। दूसरा, इफ इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, अर्थक्वेक हो गया या फ्लड आ गए, कुछ भी ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से वो घर टूट गया या उसमें कुछ भी हुआ, तो हमारा एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल। ठीक है, वेरी वैलिड एंड वेरी लॉजिकल पॉइंट। तो इस केस में, बट ये वाला कौन सा केस है? जब सिर्फ प्लांटेशन वर्कर के केस में आता है। देखो, एम्प्लॉयर इज लायबल वेयर देयर इज एन इंजरी और डेथ ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हाउस। नाउ इट इज, इफ इट इज नॉट ड्यू टू ऑक्यूपेंट फॉल्ट, मतलब जो वहां पे रह रहा है उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं होनी चाहिए। ओ माय गॉड मूवी देखी थी, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ही खुद जब एक क्लॉज लिख देती है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड हुआ तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों कोई पर्सन उसका नुकसान भरपाई करके देगा? तो भाई यहाँ पे एम्प्लॉयर भी क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? समझ आया? तो यहाँ पे वो लोग आएंगे। अब और दो चीजें, यहाँ पे वर्कर की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड होता है, कौन एक्सक्लूड होता है। ठीक है, कौन इंक्लूड होगा? तो जो वर्कर इस प्लांटेशन वर्क में एक साल में मोर देन और इक्वल टू 60 डेज काम करता है। ओके, अच्छा, वर्कर में स्किल्ड अनस्किल्ड सब लोग आते हैं, देखो आ गए अनस्किल्ड, स्किल्ड एंड मैनुअल एंड क्लेरिकल वर्कर, बट नाउ हु इज नॉट इंक्लूडेड? अच्छा, वर्कर की डेफिनेशन में कभी भी सैम भाई इंक्लूड होते थे, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, ये देखो एक्सक्लूडेड। दूसरा, ऐसे वर्कर जो एक वेज लिमिट से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। थर्ड,
अगर हमारा जो प्लांटेशन साइट है उधर मेडिकल ऑफिसर कोई है वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा, एंड कोई टेम्पररी या कंस्ट्रक्शन वर्कर आ रहे हैं, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे. सो दे कैन आस्क यू अ शॉर्ट नोट वेयर अवर एम्प्लॉयर इज लायबल और केसेस इन विच अवर एम्प्लॉयर इज लायबल इन केस ऑफ प्लांटेशन वर्कर. तो क्या लिखने का, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया घर में दी रहने के लिए जगह. अब उस घर में जो रहने के लिए जगह दिया उसकी वजह से हमारे ही वर्कर उसके फैमिली मेंबर को इंजरी हो गई या डेथ हो गई, लेकिन ये इंजरी और डेथ नेचुरल कैलामिटी की वजह से नहीं होनी चाहिए या जो ऑक्यूपेंट है उसके फॉल्ट की वजह से नहीं होनी चाहिए. तो वापस हमारा एम्प्लॉयर इसी चैप्टर के अंदर कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. नाउ वर्कर की डेफिनेशन में कौन आते हैं, तो जो काम करते हैं पूरे साल में मोर देन और इक्वल टू 60 डेज. कौन कौन टाइप के वर्कर आएंगे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल. कौन वर्कर नहीं आएगा, तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो, हाई वेज वर्कर है वो. अच्छा, इधर वेज लिमिट प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट. थर्ड मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हमेशा सैम भाई एक्सक्लूडेड होते थे वर्कर की डेफिनेशन से. एंड लास्ट में टेम्पररी और कंस्ट्रक्शन वर्कर. समझ में आया इतना बात. अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पढ़ेंगे. ठीक है. सो नाउ सी, हम लोगों ने ना नोटिस कौन देगा, एम्प्लॉयर कब देगा वो पढ़ा. यहाँ पे भी सीरियस बॉडीली इंजरी, डेथ एंड डिसेबलमेंट और एक्सीडेंट वाले केसेस हो रहे थे, डिजीज वाले केस हो रहे थे. अब एज द पैरामीटर्स आर सिमिलर टू योर ईएसआई, तो जैसे फिर हमने ईएसआई में इंश्योरेंस का रेट परसेंटेज कैलकुलेट किया था कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वैसे ही अब हम लोगों को कंपेंसेशन देना है हमारे एम्प्लॉय को. ठीक है. एम्प्लॉयर विल बी लायबल टू पे द कंपेंसेशन. तो कंपेंसेशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अब वो देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ना सिंपल ईएसआई में कैसा था कि सिकनेस हो, इंजरी हो, जो भी सिचुएशन थी, डायरेक्टली एक रेट डिसाइड किया था परसेंटेज और वही कंट्रीब्यूट हो रहा था. यहाँ पे सिचुएशन वाइज अलग अलग कंपेंसेशन का अमाउंट आएगा. जैसे अगर डेथ हुई है तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर किसी को परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है तो एक फॉर्मूला. ऐसे अलग अलग सिनारियो की कैलकुलेशन है. और अगर हमारे वर्कर को टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ है तो अब देखो, परमानेंट डिसेबलमेंट वर्सेस टेम्पररी, दोनों का इंपैक्ट एकदम अलग अलग है. टेम्पररी में तो वो ठीक हो जाएगा, परमानेंट में तो परमानेंट के लिए डिसेबल हो गया. तो हम ना यहाँ पे कंपेंसेशन एक ही अमाउंट तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों ने सिनारियो वाइज एंड अलग अलग इवेंट वाइज कंपेंसेशन डिसाइड किया है. ठीक है. अब पहला है द अल्टीमेट सिचुएशन ऑफ डेथ. ओके. फॉर्मूला ये बोलता है 50% into monthly wages into the relevant factor or government notified amount whichever is higher. अब कुछ दो तीन चीजें मैं पहले समझाना चाहती हूँ. जिधर जिधर देखो ये गवर्नमेंट नोटिफाइड अमाउंट दिख रहा है, हर एक फॉर्मूला में आपको गवर्नमेंट नोटिफाइड अमाउंट दिखेगी. अब गवर्नमेंट ने वो अमाउंट अभी तक नोटिफाई नहीं किया, जो मैं आपको बता रही थी, रूल्स नोटिफाई नहीं किया, इसलिए अपने को अमाउंट लिखी हुई नहीं दिखी है. ठीक है. तो अपने को भी फॉर्मूला क्या एज इट इज लिखना है. ये अब जो फॉर्मूला होगा वही लिखोगे, अमाउंट नहीं है तो नहीं लिखने की. अब ये रेलेवेंट फैक्टर क्या होता है, देखो 50% समझ में आ गया, मंथली वेजेस वो भी समझ में आ गया. व्हाट इज रेलेवेंट फैक्टर, तो रेलेवेंट फैक्टर ना हम लोगों को इसी एक्ट के या कोड के शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है. ठीक है. अब है ना, रेलेवेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है पता है, एज वाइज कितना नुकसान हुआ उसके लिए एक फैक्टर है. मतलब हमको ना ये जो नंबर दिख रहा है इससे मल्टीप्लाई करने का. कब मल्टीप्लाई करने का, अभी पहले देखो, दिख गया 6 शेड्यूल. देखो, फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट लंप सम इक्विवेलेंट ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ. ठीक है. अब ये साइड है ना एज लिखी हुई है. ठीक है. और ये साइड फैक्टर्स लिखे हुए. ओके. एज चालू हो रही है 16 ईयर्स से एंड 65 और मोर तक जा रही है. अच्छा, 16 ईयर से पहले क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, चाइल्ड अप टू 14 इज चाइल्ड, चाइल्ड का तो लेबर ही प्रोहिबिटेड. वेरी गुड, गुड पॉइंट नोटिस. अब देखो, तो चालू होगा हमारा 16 ईयर से 65 और मोर. ठीक है. एवरेज एज कंसिडर्ड इज दैट. अभी 65 और मोर में अब जो और लोग होंगे वो जाएंगे. ठीक है. फिर अगर आप नोटिस करोगे ना इस शेड्यूल में, तो 16 ईयर्स में देखो फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करने का, तो 2 to 8.54 सम रफली फिगर इज गिवन. जैसे जैसे इधर एज बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे फैक्टर का नंबर कम होते जा रहा है. देखना, यहां से चालू, अब ये सीरीज देखते जाओ, दिख रहा है ये कम हो रहा है, दिख रहा है. ये देखो सीधे लास्ट पे किधर तक आ गया, 99. ठीक है.
अच्छा, अगर हम लॉजिकली, अगर हमारा ये लॉजिक चल रहा होगा कि एज जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है, अगर आप वो लॉजिक से सोच रहे हो कि जितना ज्यादा एज होता है उतना डिसेबलमेंट प्रॉब्लम और एज ओल्ड एज प्रॉब्लम ऐसे रहती है, हम यहाँ पे ना वो वाला लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं पता है, जितनी कम एज होती है ना उतना इट इज अज्यूम कि उतना एफिशिएंसी, एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी इज मोर। तो अगर अर्ली एज में किसी का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, समझा। अभी एक सोल मेंबर, एक यंग मेंबर है अपनी फैमिली में एनर्जेटिक, जो पैसा अर्न कर रहा है और उसके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट है। सोचो अगर उस यंग पर्सन की डेथ हो जाती है, प्रॉब्लम एंड इम्पैक्ट वुड बी मोर, क्योंकि उसकी एनर्जी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। यंग एज में लोगों में ना क्यूरियोसिटी और सीखने की स्ट्रेंथ और एनर्जी ज्यादा होती है, वाइल एज कंपेयर टू जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग ना स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। जैसे कॉर्पोरेट में सुना होगा कि जो एक एज पे पहुंच जाते हैं ना वो लोग फिर अपनी पोजीशन एकदम ऐसा फिक्स, और वो लोग फिर नया कुछ करने का या क्यूरियोसिटी वो नहीं, दे हैव सीन मेनी थिंग्स इन लाइफ, तो हो गया, मतलब एक स्टेज तक हम लोग पहुंच गए। तो हम यहाँ पे ना ऐसा नहीं बोल रहे कि उनकी वैल्यू कम है या यंग वालों की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा नहीं बोल रहे, बट कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल सिनारियो, यंग पर्सन हैव अ मोर एबिलिटी एंड एनर्जी टू वर्क, इसीलिए एम्प्लॉयर को कभी भी, कॉर्पोरेट में या कोई भी एम्प्लॉयर ना यंग पर्सन को ज्यादा प्रेफर करता है। एक तो वो मुंह पे ना नहीं बोलेगा, उसको काम सीखना है इसलिए वो सब काम करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जिस फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा, जितना ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई करोगे उतना कंपेंसेशन का अमाउंट ज्यादा आएगा, एंड फॉर दैट रीजन एज के सामने ये फैक्टर, जैसे जैसे एज बढ़ रही है फैक्टर का नंबर कम होते जा रहा है। समझ आया? अब क्या हमको ये टेबल याद रखना है? डेफिनेटली नो, ना याद होगा और ना कोशिश करने की भी ट्राई बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो वो लोग ना आपको ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, चलो वर्स्ट सिनेरियो अगर पूछते भी है कि डेथ के केस में कंपेंसेशन कितना आएगा, तो क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला तो याद रखनी है, डेफिनेटली यस याद रखनी है, फैक्टर का वो लोग सामने नंबर दे देंगे कि सपोज एक एम्प्लॉय की एज है 38 ईयर्स, उसके सामने कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल उस फॉर्मूला में अमाउंट रखने का और आंसर निकालने का कि कंपेंसेशन कितना आएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला याद रखनी है यस, बट क्या वो फैक्टर याद रखने हैं? नहीं, खाली इतना याद रखो ये शेड्यूल 6 के अंदर दिया हुआ है। समझ आई बात? तो ये पहला फॉर्मूला है, इन केस ऑफ डेथ 50% into monthly wages into relevant factor which is specified in schedule 6 or government notified amount whichever is higher. Clear? अब नेक्स्ट वाला केस आता, चलो डेथ नहीं हुई तो हुआ है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, उधर 50% था, इधर उसको 60% से रिप्लेस कर दो, बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डेथ वाले केस में 50% और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 60%, डेथ हुई है तो तुमको लगेगा नुकसान ज्यादा है, बट डेथ हो गया ना तो वन टाइम मैटर फिनिश, ठीक है। जो बंदा जिंदा रहेगा ना टोटल डिसेबलमेंट के बाद ज्यादा, अब उसको ना हार्डशिप ऑफ लाइफ ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी है ना बहुत लोगों को, आप बहुत ओल्ड एज में वो लोग चले जाते हैं ना, तो जब वो लोग बेड रिडन हो जाते हैं तो वो लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इससे अच्छा हम एक बार ऊपर चले जाए ना वो बेटर है, क्यों पता है? जब तक जिंदा रहेंगे एंड इफ दे आर द बॉडी डजंट वर्क ना, तब वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो जिंदा है उसके लिए भी प्रॉब्लम, उसके आसपास वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम। तो डेथ हो गया, हाँ ऑब्वियसली नुकसान हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है, वी हैव लॉस्ट दैट मेंबर, बट एक बार हुआ ना बात खत्म हो गया। फिर डिसेबलमेंट होगा ना, वो भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, याद करो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी का परसेंटेज 100% था, तो हो गया ना प्रॉब्लम ज्यादा हुई तो कंपेंसेशन का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा बनता है, इसीलिए डेथ वाले केस में 50% में मल्टीप्लाई किया, इधर 60% आया, ठीक है। अब इससे और नीचे वाला केस देखते हैं, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, इधर भी इसका नो डाउट डेफिनेटली अर्निंग कैपेसिटी इंपैक्ट हो रही है, बट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में तो 100% इंपैक्ट हो रही थी, इधर रिड्यूस हो रही है, ठीक है। सो अब हम लोग इसका कंपेंसेशन कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसका कितना परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुआ है उसके सामने डिसाइड करेंगे। अगर उसके लिए भी एक शेड्यूल याद होगा तो वहां पे पता है बीमारी के नाम या वो इंजरी उसके नाम दिए हुए थे, फिर उसके सामने परसेंटेज लिखा था कि ये इसमें कितना परसेंटेज लॉस हुआ, ठीक है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड करेंगे। अब अगर हम लोगों के लिए कोई भी परसेंटेज या कोई भी अमाउंट निकलना डिफिकल्ट होता है तो हम क्या करेंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर वुड बी द बेस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू डिटरमाइन कि इसको कितना नुकसान हुआ है, उसके द्वारा फिर कंपेंसेशन का अमाउंट डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन
थर्ड सिचुएशन में अगर हमारे वर्कर को मल्टीपल इंजरीज होती है, भले पार्शियल डिसेबलमेंट है बट बहुत सारी इंजरीज एक साथ हुई है, तो इसके कंपेंसेशन का अमाउंट देखो है तो पार्शियली ना, जो टोटल डिसेबलमेंट से तो कम ही है, तो यहाँ पे जो कंपेंसेशन डिसाइड किया जाएगा वो लेस देन और इक्वल टू द कंपेंसेशन डिसाइडेड फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट विल बी डन। समझ में आया? अब एक लास्ट वाला केस विच इज टेम्पररी डिसेबलमेंट। टेम्पररी में तो वो थोड़े टाइम बाद ठीक ही हो जाने वाला है, पूरा का पूरा उसकी रिकवरी होने वाली है, देयर इज नो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। हाँ, जब तक वो ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक होगा, बट परमानेंट तो नहीं है। तो टेम्पररी डिसेबलमेंट के केस में मंथली वेजेस का 25% विल बी पेड एंड इट विल बी पेड हाफ मंथली। ठीक है, नाउ दीज आर द 4 केसेस जैसे हम लोग इसका अलग अलग कंपेंसेशन निकालेंगे। पहला वाला एक्सट्रीम सिनारियो डेथ, देन उससे एक्सट्रीम सिनारियो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल एंड देन टेम्पररी। डेथ बोला तो 50% इनटू मंथली वेजेस इनटू द रेलेवेंट फैक्टर और गवर्नमेंट नोटिफाइड अमाउंट विच एवर इज हायर। ठीक है, फैक्टर कहां से मिलेगा? स्केड्यूल 6 से मिलेगा। ओके, नाउ गवर्नमेंट नोटिफाइड अमाउंट कितनी है? नो नोटिफाइड, सीधा लिखने का गवर्नमेंट नोटिफाइड। सेकेंडली परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, 60% into monthly wages into relevant factor और गवर्नमेंट नोटिफाइड अमाउंट विच एवर इज हायर। परमानेंट पार्शियल तो उस केस में जितना परसेंटेज लॉस उसके सामने उतना कंपेंसेशन। अगर हम लोग असेस नहीं कर पाते तो मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। अगर उस वर्कर को मल्टीपल इंजरीज हुई तो फिर कंपेंसेशन का जो भी अमाउंट आ जाए लेकिन वो लेस देन और इक्वल टू परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ही होगा। ठीक है, एंड टेम्पररी डिसेबलमेंट तो सबसे कम कंपेंसेशन 25% ऑफ द मंथली वेजेस, इट विल बी पेड हाफ मंथली। समझ आया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, चलो हमारा एम्प्लॉयर लायबल तो है कंपेंसेशन देने के लिए, बट कंपेंसेशन का अमाउंट कब देगा? व्हाट विल बी द टाइम लाइन? ठीक है, तो अगर उसकी एम्प्लॉय की डिसेबिलिटी जो उसको हुई है वो मोर देन और इक्वल टू 28 डेज की हुई है, तो जैसे ही पता चला डिसेबलमेंट हुआ है आफ्टर 16 डेज उसको पैसा दे दो। ठीक है, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी इज लेस देन 28 डेज, तो 3 दिन रुकने के बाद में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद उसको कंपेंसेशन दे देने का। समझ आया? नाउ इसके साथ साथ हमारा एम्प्लॉयर और 2 चीजें देगा। एक, मेडिकल एक्सपेंसेस में जो भी खर्चा होगा वो हमारा एम्प्लॉयर ही रीइंबर्स करके देगा। रीइंबर्स समझता है ना? जो खर्चा मैंने किया कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी मुझे उसको रीइंबर्स करके देगी, वो हो गया रीइंबर्समेंट एक्सपेंस। दूसरा, अगर डेथ हो जाती है तो कंपेंसेशन के साथ साथ फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दिया जाएगा। अमाउंट कितनी? मोर देन और इक्वल टू 15,000 रुपीज, या गवर्नमेंट ने जो अमाउंट नोटिफाई किया होगा वो। समझ आया? अगर याद होगा तो ESI में भी लास्ट में जो बेनिफिट था ना उसमें लिखा हुआ था फ्यूनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को वो चीज देने का मतलब क्या मैं ऐसा समझू कि ऊपर अगर कंपेंसेशन का अमाउंट हमने डिसाइड किया तो कंपेंसेशन के साथ मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेंगे, और अभी कंपेंसेशन तो देखो या तो डेथ वाला होगा तो मेडिकल एक्सपेंसेस तो आएंगे और साथ में फ्यूनरल एक्सपेंसेस आएगा। डिसेबलमेंट हुआ तो कंपेंसेशन प्लस मेडिकल एक्सपेंस। समझ आया? तो ये हम लोगों का एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि सिंपल भाषा में कंपेंसेशन के ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस भी देने का, अगर फ्यूनरल एक्सपेंस आता है तो वो भी देने का। समझ आया? अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपेंसेशन। हम किसको कौन सी अमाउंट देंगे? अच्छा, अब है ना, डेथ का केस हो कि विमेन का केस हो, विमेन एम्प्लॉय का केस हो या डिसेबलमेंट का केस हो, हमारे एम्प्लॉयर को कंपेंसेशन का जो भी अमाउंट है वो कंपिटेंट अथॉरिटी को या अथॉरिटी को जाके डिपॉजिट कर देने का। ठीक है, एम्प्लॉयर डायरेक्टली नहीं देगा, एम्प्लॉयर अथॉरिटी को देगा, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमारे एम्प्लॉयर ने कंपेंसेशन जाके दिया अथॉरिटी को 3 महीने की वेजेस एडवांस में देने की। ठीक है, अब हमारी अथॉरिटी जैसे ही एम्प्लॉयर से कंपेंसेशन रिसीव करती है, हमारा जो भी डिपेंडेंट होगा, जो हमारे एम्प्लॉय का डिपेंडेंट होगा, उसको वो पैसा दिया जाएगा। बट इस केस में नया पॉइंट क्या है? देखो, अगर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, अथॉरिटी ने सब चेक किया, अगर हमारे एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं था तो हमारा अथॉरिटी क्या करेगा पता है? वो पैसा जो है ना कंपेंसेशन का वो जाके रीपे कर देगा एम्प्लॉयर को। ठीक है, ये सही में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, या तो नॉमिनी या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कुछ ही था। इधर नया पॉइंट ये है कि पहले एम्प्लॉयर अथॉरिटी को कंपेंसेशन का अमाउंट डिपॉजिट करेगा, अथॉरिटी डिपेंडेंट को जाके ये पैसा देगी। इफ देयर इज नो डिपेंडेंट तो अथॉरिटी एम्प्लॉयर को ही वो पैसा रीपे कर देगी।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर डिसेबल का केस है या विमेन का केस है तो अथॉरिटी इसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है या मैनेज कर सकती है, बट कौन से वाले केस में, जब डिपेंडेंट नहीं था तो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नोटिस एंड क्लेम, कब करने का नोटिस, कब देने का नोटिस कंपेंसेशन का, और कब क्लेम करने का। अभी तक हम लोग जैसे मैटरनिटी बेनिफिट और ग्रेचुइटी के लिए नहीं पढ़ रहे थे कि एज एंड व्हेन डिटरमाइंड, तो जाके एम्प्लॉयर को बताओ। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉई, उसके साथ जो भी एक्सीडेंट इंजरी हुई है वो जाके बताएगा एम्प्लॉयर को। क्यों बताएगा भाई, क्लेम करना है कि नहीं कंपेंसेशन, कितने टाइम में बताएगा, विद इन 2 years ऑफ द डेट ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है। अच्छा, क्या 2 साल में कोई एक्सेप्शन मिल सकता है या एग्जेम्पशन मिल सकता है? यस। अगर एम्प्लॉयर को पहले से पता था एक्सीडेंट के बारे में और अगर तुम 2 साल के बाद जा रहे हो तो चलेगा, या फिर आपके पास 2 साल में नहीं आने के कुछ ऐसे सफिशिएंट कॉज थे, इसकी वजह से आप नहीं आ पाए, तो ये एक्सेप्शन दिया जाएगा। ठीक है। नाउ नोटिस में आप क्या लिखोगे, तो एम्प्लॉय का नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, वो क्या क्लेम कर रहा है, क्या कॉज हुआ है, एक्सीडेंट भी किस वजह से हुआ है, और डेट लिखी जाएगी। अब ये नोटिस हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो नॉर्मली फिजिकल मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड, व्हाटएवर इज सुटेबल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब अगर आपको याद हो तो ईएसआई एंड कंपेंसेशन में दोनों में एक्सीडेंट्स की बात किया और एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट की बात की। अब हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट में ये बोला था, अगर वो एक्सीडेंट विद इन और आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड होगा तो विद इन इंडिया वाला भी कवर होगा, आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स वाला भी कवर होगा। बराबर। तो अब हम लोग ये वाले केस में ना एक्सीडेंट आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक्सीडेंट आउटसाइड इंडिया कौन से वाले एम्प्लॉय के साथ ज्यादा होगा, एक तो वो एम्प्लॉय जो अब्रॉड काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा वो एम्प्लॉय जो शिप है, शिप चला रहा है, जैसे सीमैन है या एयरक्राफ्ट का क्रू, ये वो लोग होते जो टाइम टू टाइम इंडिया के बाहर जाते हैं या टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया के बाहर जाते हैं। इनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, जैसे एयरक्राफ्ट एंड एरोप्लेन एक्सीडेंट, जैसे अभी बहुत कॉमनली सुने जा रहे हैं, वैसे शिप गई थी और शिप समुद्र के बीच में, पता है बहुत बार ऐसा होता है समुद्र के, वो ओशन इतना ज्यादा डीप एंड इंटेंस होता है ना कि पूरा का पूरा नेटवर्क लॉस हो जाता है अगर एक बार शिप से ट्रैकिंग गया, और वो शिप फिर कहाँ जाती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। ठीक है। तो हम तो एक्सीडेंट ही मानेंगे, अगर कोई रिटर्न में कोई न्यूज नहीं आई तो इट इज कंसिडर्ड एज डेथ ओनली। ठीक है। तो ये सारे वो एक्सीडेंट्स है जो इंडिया के बाहर हो रहे, टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया के बाहर हो रहे, क्या कंपेंसेशन मिलेगा? ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स यस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, पहले तो यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय कवर होंगे, सीमैन, एयरक्राफ्ट क्रू भी आ गया उसके साथ में, और एम्प्लॉय जो अब्रॉड में काम कर रहा है। अब इनको भी नोटिस देना पड़ेगा। हाँ, आप बोलोगे एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो नोटिस कौन देगा, अभी 2 मिनट रुको, वो पॉइंट आएगा। नोटिस देना किसको है, तो मास्टर ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप या उधर के लोकल एजेंट को देना है। कितने टाइम में देना है, तो अगर डेथ हुई है और आप उसके लिए क्लेम कंपेंसेशन क्लेम कर रहे हो तो न्यूज आया ना डेथ का, उसकी विद इन 1 ईयर जाके आप क्लेम करोगे। अगर शिप और या एयरक्राफ्ट गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो 18 मंथ्स के अंदर आप कंपेंसेशन करोगे। नाउ इट इज बट ऑब्वियस कि अगर एम्प्लॉय का डेथ हो गया या वो नहीं मिल रहा जो भी है, तो उसका डिपेंडेंट ही जाएगा एम्प्लॉयर के पास क्लेम करने के लिए। सो दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ इंडिया। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो दिस इज योर अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, एंड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन के साथ साथ प्रोसीजर की कंपेंसेशन कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, नोटिस कैसे देने का, एंड उसके साथ साथ में अगर एक्सीडेंट स्पेसिफिकली इंडिया के बाहर होते हैं तो हम क्या करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? अब हम लोग ना, अच्छा, अब इस चैप्टर में कुछ प्रोविजन बाकी है। कौन सा चैप्टर? एम्प्लॉय कंपेंसेशन का ही चैप्टर कंटिन्यूएशन में है, उसमें ये प्रोविजन बाकी है जो हमको ना, ये देखो मॉड्यूल का हाईलाइटेड पीडीएफ दिख रहा है, मिल जाएगा आप लोगों को, लिखना नहीं है। ये है ना रीड वाले टॉपिक है, मिसलेनियस के जो लास्ट के प्रोविजन होते हैं ना वो। ठीक है। तो हम इसको इसी के साथ साथ में पढ़ते जाते हैं। ओके। पहला वाला टॉपिक दिया हुआ है आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है। सुनते जाना, छोटे छोटे से पॉइंट्स है। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये हुआ, देखो हमारा एम्प्लॉय 2 तरीके से एम्प्लॉय होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बोला तो इसका एम्प्लॉयर होगा कॉन्ट्रैक्टर, एंड फिर इसके ऊपर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आएगा। बराबर। अब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है, अगर हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट हुआ है तो उसके लिए उसका एम्प्लॉयर कौन हुआ? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे कंपेंसेशन देने की जिम्मेदारी किसकी? कॉन्ट्रैक्टर की। बट कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कंपेंसेशन दे दिया, बट लीगली एंड राइटफुली एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो हु वाज रिस्पॉन्सिबल? द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है।
तो चलो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने दे तो दिया पैसा, अब वो किससे रिकवर करेगा? ऑब्वियसली एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, ये दिया हुआ है टॉपिक में। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन विच इज टॉकिंग अबाउट इंडेमनिफिकेशन। समझता है इंडेमनिफाई, मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो, ऐसे देखा जाए तो हमारे एम्प्लॉयर के लिए नुकसान हुआ है क्योंकि देना पैसा था कॉन्ट्रैक्टर को, उसके बिहाफ पे पैसा दिया हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने। तो इंडेमनीफाई भी कौन करके देगा? कॉन्ट्रैक्टर करके देगा टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। बट ये कंपेंसेशन की बात कब आएगी? जब एक्सीडेंट एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में हुआ होगा तब, बराबर, या एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा। अगर एक्सीडेंट प्रेमाइसिस के बाहर होता है या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड नहीं होता है तो क्या ये पूरा का पूरा टॉपिक आएगा? आंसर इज नो। समझ आया? सिंपल चीज। नेक्स्ट देखो, इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर। इसके लिए आपको एक टॉपिक याद करना पड़ेगा। ग्रेच्युटी में कंपलसरी इंश्योरेंस आया था, पता है, ग्रेच्युटी के अमाउंट को सिक्योर रखने के लिए। एंड इन द इवेंट अगर हमारा एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गया तो हमारे ग्रेच्युटी के अमाउंट को सिक्योर रखने के लिए हम इंश्योरेंस ले रहे थे, ताकि हमारे एम्प्लॉय को नो मैटर व्हाट द केस ग्रेच्युटी का पेमेंट मिले, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कंपेंसेशन का अमाउंट है। अब अगर हमारा एम्प्लॉयर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है या कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में चली जाती है तो फिर कंपेंसेशन का अमाउंट कैसे मिलेगा? तो ये कंपेंसेशन के अमाउंट के लिए भी क्या लेने का? इंश्योरेंस। तो अगर एम्प्लॉयर है इंसॉल्वेंट हो गया या एम्प्लॉयर एक कंपनी है और वो वाइंडिंग अप में चली गई, तो जो कंपेंसेशन का अमाउंट होगा वो एकदम सिक्योर रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है, और फिर वो अमाउंट हमारे एम्प्लॉइज को पे कर दिया जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट देखो, नाउ ये एक अच्छा काम का क्वेश्चन है। पावर टू रिक्वायर फ्रॉम एम्प्लॉयर स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैटल एक्सीडेंट। याद आया, हमने जब एम्प्लॉय कंपेंसेशन वाला चैप्टर चालू किया, पहला ही चीज दिखा हुआ था रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट इन द एम्प्लॉयर्स प्रेमाइसेस। उसमें क्या बात किया था उस सेक्शन में कि एम्प्लॉयर जाके देगा नोटिस टू द अथॉरिटी, ठीक है, कितने दिन में? विद इन 7 डेज में, बराबर। अब क्या हुआ, हमारे एम्प्लॉयर ने अगर सामने से नहीं बताया तो ये तो हो गया वो वाले सेक्शन में बात। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? अगर हमारे एम्प्लॉयर ने सामने से नहीं बताया, ठीक है, अथॉरिटी को बाद में पता चलता है कि एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में इस टाइप का एक्सीडेंट हुआ है, तो अब अथॉरिटी एम्प्लॉयर को नोटिस इश्यू करेगा विद इन 30 डेज कि हमको पूरे के पूरे मैटर के बारे में बताओ कि आपके प्रेमाइसिस में क्या एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब हमारे एम्प्लॉयर को उनको बताना तो है, साथ साथ में हमारा अथॉरिटी ये भी पूछेगा कि ये एक्सीडेंट में आप हमको बताओगे कि क्या आप कंपेंसेशन के लिए लायबल हो या लायबल नहीं हो, ओके। अब अगर हमारा एम्प्लॉयर बोलता है कि सॉरी सॉरी गलती हो गई, मैं आपको नोटिस नहीं दे पाया, ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉयर बोलेगा कि सॉरी गलती हो गई, नोटिस नहीं दिया, लेकिन मैं कंपेंसेशन देने के लिए फुल्ली लायबल हूँ। और अगर हमारे इस एम्प्लॉइज की डेथ हो गई होगी तो कंपेंसेशन दिया जाएगा उसके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, सिंपल केस है, लेकिन अथॉरिटी ने नोटिस दिया विद इन 30 डेज टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से जवाब मांगा कि भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ था, पूरा केस हमको बताओ, और आप क्यों बोल रहे हो कि आप कंपेंसेशन के लिए लायबल नहीं हो, वो भी बताओ। तो अब मैटर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एम्प्लॉयर बाय डिफॉल्ट बोल रहा है कि नहीं मैं कंपेंसेशन के लिए लायबल नहीं हूँ, ठीक है। तो हमारी अथॉरिटी ना, जैसे ही हमारा एम्प्लॉयर बोलता है कि आई एम नॉट लायबल फॉर कंपेंसेशन, तो अथॉरिटी साइमल्टेनियसली नोटिस इशू करता है जो डिपेंडेंट है ना एम्प्लॉइज के, उसको भी, ठीक है। और क्या बोलता है हमारा अथॉरिटी? एम्प्लॉयर तो मना करेगा ही कि भाई नहीं नहीं एक्सीडेंट बहुत बड़ा नहीं है, कंपेंसेशन नहीं मिलना चाहिए। डिपेंडेंट वुड बी द राइट पर्सन टू टेल अस कि एक्सीडेंट कितना सीरियस था और उनके एम्प्लॉइज को कितना नुकसान हुआ है, बराबर। तो हमारी अथॉरिटी ने साइमल्टेनियसली दोनों को नोटिस इशू किया। अब हमारी अथॉरिटी नोटिस में डिपेंडेंट को जो नोटिस दिया है उसमें ये भी लिखेगी कि आपका एम्प्लॉयर ना बोल रहा है कंपेंसेशन देने के लिए, और आपके पास पूरा का पूरा राइट है कि आप कंपेंसेशन निकलवाने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दो, ठीक है। किसके अगेंस्ट केस फाइल कर दो? एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, ओके। अब अगर हमारे डिपेंडेंट को केस फाइल करने के लिए परमिशन दे दी, दे कैन फाइल द केस। बट अगर हमारा जो डिपेंडेंट है ना वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता है, यानी कि अब देखो कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो एडवोकेट का फीस लगेगा, कोर्ट के गवर्नमेंट एक्सपेंसेस लगेंगे, भाई पैसा देने के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी होना चाहिए, लेकिन हमारे डिपेंडेंट में उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है।
तो हमारी ही अथॉरिटी उनको एडवोकेट भी अपॉइंट करके देगी। समझ आई कुछ बात? 2 सेकंड में एकदम पूरा का पूरा सुनो। रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट वॉज प्राइमरली सपोज टू बी गिवन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, अथॉरिटी को बाद में पता चला कि एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, तो अब अथॉरिटी नोटिस देगा टू द एम्प्लॉयर। कितने दिन में? विद इन 30 डेज में। क्या बोलेगा? पूरे के पूरे एक्सीडेंट का केस बना के मुझे रिपोर्ट सबमिट करो और आप उनको बताओ कि क्या आप लायबल हो कंपेंसेशन के लिए कि नहीं हो। अब अगर एम्प्लॉयर अपनी मिस्टेक मान लेता है और कंपेंसेशन के लिए एक्सेप्ट कर लेता है तो एम्प्लॉयर इज लायबल टू कंपेंसेशन, बात खत्म हो गई, वो कंपेंसेशन दे दिया जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब एम्प्लॉयर बोलता है मैं कंपेंसेशन के लिए लायबल नहीं हूं, तो हमारी अथॉरिटी साइमल्टेनियसली नोटिस इश्यू करेगी डिपेंडेंट को। डिपेंडेंट को ये बोलेगी कि भाई देखो आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि ये कंपेंसेशन के लिए लायबल नहीं है, आप हमको पूरा का पूरा मैटर बताओ एंड यू आर फ्री टू फाइल अ केस इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट फॉर डिमांडिंग कंपेंसेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। समझ में आ रहा है? देन अगर हमारे डिपेंडेंट में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो एडवोकेट को अपॉइंट कर सके तो अथॉरिटी ही उनके बिहाफ पे एडवोकेट भी अपॉइंट करके देगा। अभी समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन, बाकी वाले से मिसलेनियस वाले प्रोविजन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ द अग्रीमेंट। आप लोगों ने एमओयू सुना है? एमओयू, व्हाट इज एमओयू? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कब होती है? जब दो जन एक चीज पे सेटल होते हैं तभी अंडरस्टैंडिंग आएगी, नहीं तो काहे की अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, दो जनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है। भाई किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग? कंपेंसेशन के अमाउंट को लेके। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने ओरल तो डिस्कस कर लिया, बट भाई लिखना तो बहुत जरूरी है ताकि कल को ऐसा कुछ ना हो कि जिसमें हम लोग बोले कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, वो बोले कि मैंने ऐसा नहीं बोला। तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एमओयू एंटर होगा, सेटलमेंट होगा और साइन होगा। किसके बारे में? कि एम्प्लॉयर बोलता है मैं आपको इतना कंपेंसेशन दे रहा हूँ, एम्प्लॉय अग्री टू दैट, एक्सेप्ट दैट कि ठीक है मुझे इतना कंपेंसेशन चलेगा, बराबर। अब सेटलमेंट या एमओयू तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच साइन हुआ है, अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा कि दोनों ने क्या अग्री किया है? तो इसी एमओयू को जाके रजिस्टर करने का विद द अथॉरिटी, बराबर। अब लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि हमारी अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी इस एमओयू को रजिस्टर नहीं करेगी अगर अथॉरिटी को ये पता चलता है कि दोनों में से एक पार्टी ने जो इस एमओयू में साइन किया है ये फ्रॉडुलेंट तरीके से साइन कराया गया है या कोएर्शन किया हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हुआ है, मतलब प्री कंसेंट एंड प्री विल यहाँ पे नहीं है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट। आर वी क्लियर विद दिस? Now this is a very miscellaneous question reference to the competent authority। हम पूरे के पूरे चैप्टर में बार बार अथॉरिटी अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी सुन रहे हैं। कौन है ये कंपिटेंट अथॉरिटी? पहले वो समझ लो। तो इनको अपॉइंट करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। कौन होता है, कौन क्वालिफाइड होता है? जो मेंबर है या रह चुका है ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस। दूसरा, वो अभी या पास्ट में एडवोकेट रह चुका है या गैजेटेड ऑफिसर रह चुका है या फिर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है इन पर्सनल मैटर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लीगल अफेयर। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस ना चाहे वो कुछ भी रह चुका हो, एडवोकेट, गैजेटेड ऑफिसर या जुडिशियल सर्विस मेंबर, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसको कंपिटेंट अथॉरिटी बनाएगा, बराबर। अब कंपिटेंट अथॉरिटी बनाएगा और ये कंपिटेंट अथॉरिटी इज दैट पर्सन जो इस चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे मैटर को डिस्कस करेगा, लायबिलिटी एंड कंपेंसेशन डिसाइड करेगा और हमारे एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल बोलेगा। अच्छा, अगर हमने स्पेसिफिक अथॉरिटी यहाँ पे बनाई हुई है तो क्या सिविल कोर्ट के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन होगा टू एंटरटेन एनी सूट और अपील और थ्रू सेटल एंड डिसाइड एनी केस विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन? आंसर इज नो। जब अथॉरिटी बनी हुई है तो सिविल कोर्ट के पास जाके टाइम वेस्ट क्यों करने का, या व्हाई सिविल कोर्ट विल टेक अप एन एडिशनल मैटर? समझा? तो इसको बोलने का रेफरेंस टू कंपिटेंट अथॉरिटी एंड इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है कंपिटेंट अथॉरिटी का? तो स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी क्वालिफिकेशन है? तो ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, क्या कंपिटेंट अथॉरिटी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? ये तो इनके बीच में काम को स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सिंपल। नाउ वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग एंड ट्रांसफर कुछ नहीं है, ये रीड ओनली वाला टॉपिक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो, दो अथॉरिटी है, दोनों के पास में सेम मैटर कॉमन चल रहा है, ठीक है। अब आप ऐसी अथॉरिटी जो आप ये केस को पहले से हैंडल कर रहे थे, ठीक है,
तो सूटेबल पर्सन कौन होगा इस केस को हैंडल करने के लिए? आप लोग, क्योंकि आप बैकग्राउंड बहुत पहले से जानते हो। अगर वो केस मेरे पास भी आता है तो मैं क्या करूंगी, उस केस को आपके पास ही ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द केस एंड ऑल द पास्ट केस जो भी इसके अंदर हुआ है। तो एक तो प्लेस ऑफ द प्रोसीडिंग, कहाँ पे ये प्रोसीडिंग या केस चलेगा वो, एंड इंटरनली क्या अथॉरिटी हमारे बीच में आपस में ये केस को ट्रांसफर कर सकती है। यस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, आई कैन अंडरस्टैंड। सिंपल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ये बोल रहा है, अच्छा कंपेंसेशन डिमांड करने के लिए हमारा डिपेंडेंट भी जा सकता है। कब जाएगा? जब हमारे एम्प्लॉय की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा ना, कंपिटेंट अथॉरिटी को जाके ऐसे बोलोगे ये मेरा कंपेंसेशन है, मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई है, चलो कंपेंसेशन निकाल के दो। एक फॉर्म होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक एप्लीकेशन भरना होता है, उसको बोला जाता है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, क्या एक एम्प्लॉय के रिलेटेड दो डिपेंडेंट या दो से ज्यादा डिपेंडेंट ज्वाइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? ठीक है। देन power of competent authority to require further deposit in case of fatal accident. okay? अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, हमारी अथॉरिटी ने, कंपिटेंट अथॉरिटी ने एम्प्लॉयर से कंपेंसेशन का अमाउंट ले लिया था। याद है हमने प्रोसीजर में क्या बात किया, एम्प्लॉयर डायरेक्टली कंपेंसेशन नहीं देगा, अथॉरिटी के पास में डिपॉजिट कराएगा। अब अगर हमारी अथॉरिटी को केस देख के ऐसा लगता है कि ये केस इतना सीरियस और डेडली डेंजरस था कि हमने जो कंपेंसेशन इनको देने बोला था वो कंपेंसेशन कम पड़ रहा है, तो क्या हमारी अथॉरिटी ज्यादा कंपेंसेशन लगने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए बोल सकती है? ऑफ कोर्स यस, ठीक है। देन कंपिटेंट अथॉरिटी बहुत पढ़ लिया हमने इस मेन चैप्टर के अंदर, जिसके पास पावर है। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी के डिसीजन से कोई डिससैटिस्फाइड है, क्या वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करने जा सकता है? ऑफ कोर्स यस, व्हाई नो, बट हाई कोर्ट में अपील है ना रैंडमली फाइल नहीं कर देने की, देयर मस्ट बी अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच मस्ट बी इन्वॉल्व। समझा? तो इसके लिए अपील फाइल करने की। दूसरा, अब अपील में जो मतलब जो डिस्प्यूट है ना, वो डिस्प्यूट है ना अगर कम 10,000 रुपए से कम है तो फिर हाईकोर्ट में जाके हाईकोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट करने का। मतलब कंपेंसेशन में जो अमाउंट है 2,000 का है, उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपील फाइल करना चाहते हो, तो लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली सोचो, अपील फाइल करने में जो खर्चा लगेगा ना वो इससे ऊपर हो जाएगा। इससे अच्छा तो शांति से चुप करके 2,000 रुपया दो और मामले को खत्म करो, तो ना ही कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा ना ही किसी और का। तो अगर डिस्प्यूट में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो लेस देन 10,000 है तो हाईकोर्ट को डिस्टर्ब नहीं करने का। ठीक है, हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो कितने दिन में जाने का? 60 डेज। समझ आया? तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन वाला चैप्टर हुआ खत्म। ओके।